आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 24 क्लास है। आज हम 24 क्लास आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं और 24 क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से संबंधित हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। इसके पहले वाले वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में अच्छे से उसको जो है हम डिस्क्राइब किए हैं और उसमें उन्हीं फैक्ट को हम डिस्कस किए हैं जो एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और देख करके अपना सुझाव आप कमेंट के माध्यम से कीजिए प्लीज़। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देख करके वीडियो के लिंक को आप प्लीज़ शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच में इस लिंक को आप लोग शेयर करिए और उनसे कहिए कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें जो है प्रत्येक वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन समय समय से पहुंचता रहे प्लीज़। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय से संबंधित हम फैक्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं। हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जो भी हम यहाँ पे फैक्ट बताएं इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज़। आज का क्लास हमारा 24 क्लास है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ओके, तो उच्च न्यायालय ये जो है राज्य में, उच्च न्यायालय राज्य में सर्वोच्च न्यायालय होता है। ओके, उच्च न्यायालय राज्य में सर्वोच्च न्यायालय होता है और इसकी स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक जो है उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन वहीं अनुच्छेद 231 में कहा गया है, अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि एक न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जो है हाई कोर्ट की स्थापना किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा। तो संसद विधि बना करके एक या एक से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। ये अनुच्छेद 231 में कहा गया है। ओके, तो इसको जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि उच्च न्यायालय भाग 6 में दिया गया है। ओके, उच्च न्यायालय किस भाग से संबंधित है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भाग 6 में दिया गया है और भाग 6 के अध्याय 5 में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ओके, अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान संविधान में किया गया है। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ओके, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ओके, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ओके, इस समय वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? तो भारत में इस समय 25 हाई कोर्ट की स्थापना हो चुका है। तो अभी लेटेस्ट जो 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को जीएस में। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत में 24 to 25 भारत में 25 हाई कोर्ट की स्थापना आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया गया। ओके, तो उच्च न्यायालय अभी 25वां उच्च न्यायालय यानी 25, अभी 25 न्यायालय, जो 25वां न्यायालय था वह आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना किया गया। ओके, तो 25
हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में इसकी स्थापना 2019 में किया गया। अब वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। ओके, 25 कुल न्यायालय भारत में हैं इस समय। ओके, तो आंध्र प्रदेश जो है अभी नई में मतलब अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। ओके, अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है और यही अमरावती में ही 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में किया गया है। ओके, अब थोड़ा सा हम इसके उच्च न्यायालय थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम जाने कि पहले उच्च न्यायालय भारत में कब स्थापित किया गया था। पहला उच्च न्यायालय भारत में कब स्थापित किया गया था? ब्रिटिश के समय में, जब भारत पर ब्रिटिश का साम्राज्य था। जब भारत पर ब्रिटिश का साम्राज्य था तो ब्रिटिश के द्वारा भारत में 1866 ईस्वी में 1862 ईस्वी में ब्रिटिश के द्वारा भारत में 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना 3 जगह पे किया गया था। ओके, तो ब्रिटिश के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। तीनों हाई कोर्ट कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे? पहला कलकत्ता में, दूसरा बंबई में, तीसरा मद्रास में। इसको आप अपने कापी में नोट कर लीजिए कि सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में किया गया। ओके, और जो चौथा हाई कोर्ट था अंग्रेजों के द्वारा, चौथा हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? या इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ओके, 1866 में चौथा हाई कोर्ट की स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। अब इलाहाबाद को क्या कहते हैं? प्रयागराज। ओके, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है, जो है करंट जीएस के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहले सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था। तो आप लोगों को आंसर बताना है 1862 ईस्वी में। और कौन कौन से हाई कोर्ट थे जो पहले स्थापित किए गए थे? तो कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? 1866 ईस्वी में। ओके, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो 25 हाई कोर्ट की स्थापना आंध्र प्रदेश में किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। ये अनुच्छेद 214 में कहा गया है। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसे संविधान में अनुच्छेद 214 में कहा गया है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 231 में कहा गया है, अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद द्वारा विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 231 में कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा, या एक या एक से अधिक राज्य एवं एक राज्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक न्यायालय की स्थापना, एक उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है। ओके, अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद द्वारा विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 231 भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 214 भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 231 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 214 में क्या प्रावधान है, हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 में कहा गया है संघ शासित राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना किया जा सकता है। अनुच्छेद 241 में कहा गया है, अनुच्छेद 241 में संघ शासित राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान
अनुच्छेद 241 में दिया गया है। अनुच्छेद 241 में संघ शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट की स्थापना से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। भारत में इस समय 8 जो है संघ शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ओके, तो लेकिन भारत में केवल एक ही ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, पीसीएस में पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है कि भारत में वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का अपना स्वयं का हाई कोर्ट स्थापित है। तो वह दिल्ली है। दिल्ली भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। पहला क्या, उसी भाई ये है, केवल केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली में ही है, वर्तमान में है। तो वर्तमान में कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे अपना जो है उच्च न्यायालय स्थापित है, तो वह दिल्ली है। ओके, तो इसको आप लोग काफी नोट कर लीजिए कि दिल्ली भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपने स्वयं की हाई कोर्ट स्थापित है। ओके, तो केवल दिल्ली में ही हाई कोर्ट स्थापित है केंद्र शासित प्रदेश में। ओके, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 241 में संघ शासित राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में केवल एक ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में केवल एक ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपने स्वयं की हाई कोर्ट है, तो वह दिल्ली है। ओके, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए। इसके आगे हम हाई कोर्ट से संबंधित कुछ और फैक्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपनी कापी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का गठन। अगला है हमारा उच्च हाई कोर्ट से संबंधित अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग है उच्च न्यायालय से संबंधित। अगला हेडिंग हमारा है उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है, उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीश की कौन नियुक्ति करता है, ये सब प्रावधान इसमें दिया गया है। उच्च न्यायालय के गठन में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने और न्यायाधीश होंगे, इनकी संख्या निश्चित नहीं की गई है। ओके, तो उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, लेकिन और कितने अन्य न्यायाधीश होंगे इनकी संख्या निश्चित नहीं की गई है। ठीक है, समय समय पर आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है उच्च न्यायालय में। ओके, लेकिन वर्तमान में कितने न्यायाधीश हाईकोर्ट में पाए जाते हैं इनकी संख्या निश्चित नहीं है। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उच्च न्यायालय के गठन में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी अन्य बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं, लेकिन न्यायाधीश की संख्या निश्चित नहीं है। न्यायाधीश की संख्या हाई कोर्ट में निश्चित नहीं की गई है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 216 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ओके, तो अनुच्छेद 216 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 216 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में किया जाएगा। ओके, तो उच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश होते हैं उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया जा सकता है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या हाई कोर्ट में बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, न्यायाधीशों की योग्यताएं, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनकी कौन से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये आप लोग जो है इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिफिकेशन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। न्यायाधीशों की योग्यताएं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेज। ओके, तो कौन कौन से क्वालिफिकेशन उच्च न्यायालय के जज में होते हैं,
इसमें पहला है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक है तभी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ओके, इस भारत के नागरिक हैं तभी वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। पहला क्वालिफिकेशन यही है, भारत का नागरिक हो। ओके, नेक्स्ट है भारत राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। यानी किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय में वह 10 वर्ष तक जज के रूप में कार्य कर चुका है। यानी भारत राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका है, तभी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करना आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वालिफिकेशन है कि एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। यानी एक या से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में, यानी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है, तभी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ओके, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, तभी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो 10 वर्ष तक जज के रूप में कार्य करना, न्यायिक पद धारण करना 10 वर्ष तक, और 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है, तभी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी को जो है न्यायाधीश नहीं नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, उसका कुछ प्रावधान है, वो कुछ विचार विमर्श के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति किससे विमर्श करेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने में, तो यही हम यहाँ पर बताने आप लोगों को जा रहे हैं। ओके, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किनसे विचार विमर्श करेगा, उन्हीं से संबंधित यहाँ पे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ओके, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, और इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 217 में बताया गया है। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ओके, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके विचार विमर्श से करता है, किससे परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यही यहाँ पे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, यानी उनसे पूछेगा कि किसको जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है राष्ट्रपति, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। तो इन्हीं दोनों से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके परामर्श से नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके नियुक्ति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किससे परामर्श से करता है? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्यों के राज्यपाल एवं संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। इन तीनों से परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ओके, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किससे परामर्श से करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्यों के राज्यपाल और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ओके, तो एक पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में किया जाता है। वो हाई कोर्ट में किस कंडीशन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किन कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कंडीशन क्या है? किस कंडीशन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है? तो कंडीशन है कि यदि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारणवश से वह अनुपस्थित हैं, तो इस कंडीशन में उनके कार्यभार को संभालने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, यही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की मतलब उनका जो है कार्य होता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का वही कार्य होता है जो मुख्य न्यायाधीश का होता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो उन्हीं के पद को ग्रहण करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो उनका कार्य भी करेगा। ठीक, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। जब मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारणवश से अनुपस्थित रहें, तब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 223 के आधार पर करते हैं। ओके, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला है न्यायाधीशों का कार्यकाल, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। अब अगला हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है, यानी कि उच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। तो 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ओके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद 62 वर्ष तक ही धारण कर सकते हैं, यानी इनका जो कार्यकाल है 62 वर्ष तक ही अपना कार्य कर सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश, उनका कार्यकाल कितना था? 65 वर्ष। यहाँ आप लोग डिफरेंस देख लीजिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वह 62 साल होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समय के पूर्व भी 62 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ओके,
अब न्यायाधीशों को हटाया जाना, जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को आप लोग समझ लीजिए कि न्यायाधीशों को हटाया जाना यानी उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है। तो दो आधार पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दो आधार पे उनके पद से हटाया जाता है। पहला है सिद्ध कदाचार, दूसरा है असमर्थता, यानी वो अपने कार्य करने में असमर्थ हैं। यदि वो अपने कार्य करने में असमर्थ हैं और सिद्ध कदाचार अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। ओके, तो न्यायाधीश को हटाने की दो कारण हो सकता है, पहला सिद्ध कदाचार, दूसरा असमर्थता। तो दोनों कारणों के आधार पर ही न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, जो न्यायाधीश होते हैं उनको दो कारण हो गया, दो कारण के आधार पर ही हटाया जाता है, लेकिन इनको जो महाभियोग प्रस्ताव ले आना पड़ता है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव संसद में पारित किया जाता है, यानी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यदि हटाना है तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाना होगा। ओके, महाभियोग प्रस्ताव संसद में जब पास हो जाता है तब राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करते हैं और फिर उसी समय न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। ओके, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनको हटाने के लिए उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद में पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव जो संसद में पारित हो जाता है तब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से राष्ट्रपति हटा देता है। तो ये जो महाभियोग प्रस्ताव है, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता था, सेम वही महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उनके पद से हटाया जाता है। इसके पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय का जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्लास, इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ाया है। वहाँ हमने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा कैसे हटाया जाता है। तो ये महाभियोग प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इसको हम अच्छे से समझाए हैं वहाँ। तो आप लोग जो है इसके पहले वाले क्लास को प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से उसको समझाए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। तो महाभियोग प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में प्रारंभ किया जाता है, यानी यह लोकसभा में भी प्रारंभ हो सकता है और राज्यसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है। ओके, दोनों सदनों के द्वारा बहुमत के आधार पर तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी जो महाभियोग प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया गया है, उस महाभियोग प्रस्ताव को दोनों सदनों के द्वारा बहुमत के आधार पर एवं वहाँ पे उपस्थित सदस्यों के जो मतदान होते हैं उस मतदान के आधार पर 2/3 बहुमत होना चाहिए। यानी 2/3 बहुमत के आधार पर ही न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। जब यह प्रस्ताव दोनों संसद द्वारा पास हो जाता है तब उसी सत्र में राष्ट्रपति के सम्मुख यह प्रस्ताव आता है और राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को यदि अनुमोदित कर देते हैं, प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसी समय से ही न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। ओके, तो ये जो है प्रक्रिया था न्यायाधीश को हटाने का, और इस प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब पूछ लेंगे दोनों सदनों में किस प्रकार से प्रस्ताव पारित किया जाता है, क्या कारण है, किस आधार पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, अगला है हमारा शपथ। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अनुच्छेद 219 में
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में प्रावधान किए गए हैं और उसमें कहा गया है, अनुच्छेद 219 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाएगा। जिस राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। ओके, अब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके वेतन कितने होते हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इनका वेतन कितना है, न्यायाधीशों का वेतन कितना है, तो वेतन से संबंधित प्रावधान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 221 में किया गया है। तो अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश को, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए दिया जाता है वेतन के रूप में। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। ओके, तो मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2.5 लाख दिया जाता है प्रतिमाह, जबकि अन्य न्यायाधीश को वेतन 2.25 लाख प्रतिमाह दिया जाता है। ओके, तो आज के क्लास में, आज के 24 क्लास में हमने हाई कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे हमने उनको कवर किए, और जो एग्जाम पर्पस से, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे हम आप लोगों को बताए। और ये आज का क्लास हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का क्लास हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट था। हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग प्लीज़ हमारे क्लास को अच्छे से आप लोग देखिए। इस क्लास वीडियो को आप लोग देख करके नोट्स बनाइए, उस नोट्स को आप लोग रिवाइज करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। तो इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से यह जो चैप्टर था आज का, हमारा जो टॉपिक था आज का, हाई कोर्ट संबंधित टॉपिक था हमारा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही। अब अगले क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट के उनके जो कार्य क्षेत्र हैं और जो क्षेत्राधिकार है उनका, तो उससे संबंधित हम डिस्कस करेंगे। क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों से संबंधित हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों से संबंधित अगला क्लास हमारा होगा। अगले क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं। अगले क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं कार्य शक्तियाँ क्या क्या हैं और किन किन क्षेत्रों में इनको पावर दिया गया है। ठीक, तो इनका जो कार्य क्षेत्र है एवं और जो उनका क्षेत्राधिकार है, कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, इससे संबंधित हम अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।